है गाइज, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारे जो टर्म्स थे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो कैलकुलेट कर रहे थे। हमने ये सबके कैलकुलेट कर लिए थे, सबके फॉर्मूले। अभी हम लोग फाइनली लाप्लाशियन पे पहुंचे थे और लाप्लाशियन कैलकुलेट करने वाले अभी। तो लाप्लाशियन लाप्लाशियन जो है वो डी डेल स्क्वायर फाई ऐसे कैलकुलेट करते थे हम। लाप्लाशियन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? लाप्लाशियन का मतलब क्या था? लाप्लाशियन होता है किसी का ग्रेडियंट कैलकुलेट करो और फिर उसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लो, यही होता है। किसी का ग्रेडियंट फाई का वो कैलकुलेट करके डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेते थे, है ना। ये जो होता था इसे इस तरीके से आता था, डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर फाई। इसको डेल स्क्वायर फाई भी बोल देते हैं, पर ये है। और इसका जो वैल्यू आया था लाप्लाशियन का, लाप्लाशियन वो क्या आया था? इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो आया था अपने पास में डेल स्क्वायर फाई। और वो जो फॉर्मूला आया था वो बहुत बड़ा फॉर्मूला आया था, वो आया था इस तरीके से कुछ 1/h1 h2 h3 डेल बाई डेल u1 h2 h3 बाई h1 डेल फाई बाई डेल u1। ये था, ये तो एक टर्म था। ऐसे दो टर्म हो रहे थे, फिर था ये था डेल बाई डेल u2 h2 h1 h3 डेल फाई बाई डेल u2 प्लस डेल बाई डेल u3 h3 h1 h2 डेल फाई बाई डेल u3। ये था, ये फॉर्मूला था अपने पास में लाप्लाशियन का। तो h1 h2 h3 u1 u2 u3 सबके वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा अपने पास में। तो अपने पास में ये था डेल स्क्वायर फाई लाप्लाशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा आएगा। h1 h2 h3 की वैल्यू 1 1 1 पुट कर दोगे तो ये तो हो गया 1। ये वाला अंदर डेल बाई डेल u1 x है तो डेल x हो जाएगा। ये अंदर ये भी 1 हो गया, ये है डेल फाई बाई डेल u1 x हो जाएगा, ये लो। सिमिलरली डेल बाई डेल u1 हो जाएगा y, ठीक है। ये 1 1 1 तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल u2 है y, ये लो। सिमिलरली डेल बाई डेल u3 जो है z है, h1 h2 h3 है 1 1 1 तो हो जाएगा डेल फाई बाई डेल u3 का वैल्यू हो जाएगा z। ऐसा क्लियर? आगे चलिए। डेल स्क्वायर फाई जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इसको डबल कर दो आप। डबल क्या? इसका डबल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये लो। ये देखो डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई बाई डेल जेड स्क्वायर, मिल गया। ये आ गया आपका लाप्लाशियन का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला ऑफ लाप्लाशियन। जिसने कॉपी नहीं किया है कॉपी कर लेना भैया पहुंच करके। क्लियर है? तो ये लाप्लाशियन का फॉर्मूला मिल गया आपको, लाप्लाशियन। अब देखिए लाप्लाशियन तो मिल गया, अभी हम लोग कुछ और चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक होता है अदिश गुणनफल, जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, इसको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं शॉर्ट में। किसका स्केलर प्रोडक्ट, किसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको? अदिश गुणनफल करना है यूनिट वेक्टर्स का, एकांक सदिश होगा। जैसे यहां पर हम लोगों का ऐसा होता है E1 कैप को E1 कैप से डॉट प्रोडक्ट करे तो आता है 1, E2 कैप को E2 कैप से डॉट प्रोडक्ट करे तो आता है 1, E3 कैप को E3 कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यह आता है 1। सेम वो यहां पे हो जाएगा क्या? आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 1, वही तो बात है। जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, चमका। इसी तरीके से बाकी चीजें भी एक दो और बता देता हूं। जैसे ये तो खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट था। अगर मैं ऐसे बात करूं
कि E1 कैप को E2 कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया जाए, दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आता है। इसी तरीके से E2 को मान लो E3 के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो क्या आता है, वो भी 0 आ जाता है। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि जैसे आई कैप को जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो 0 आ जाए, या जे कैप को के कैप के साथ में प्रोडक्ट किया जाए तो 0। समझ आ गया होगा ये? तो मतलब सेम सेम आ रहे हैं तो 1 हो जाता है, सेम के अलावा कुछ और आता है, किसी और से डॉट प्रोडक्ट करना आता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये बचपन से भी जानते हैं क्योंकि क्वार्टिजन हम लोग पढ़ रहे थे। ये यहाँ पर इसका जो रूल था उसको फॉलो करके ये बनता है। बट मैंने जहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कार्टिजन का एग्जाम्पल देते हुए आपको एक्सप्लेन किया था, जबकि कार्टिजन एक्चुअल में इसकी वजह से आया है। तो ये जनरल है, कार्टिजन तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है। बट बचपन से तो हम लोग कार्टिजन ही पढ़ रहे हैं तो उसको समझना थोड़ा ईजी है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं या कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल भी हो सकता है, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल क्या है, जैसे E1 वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर, ये क्या होता है, E3 कैप होता है ना। E2 वेक्टर क्रॉस E3 क्या होगा, E1 कैप होता है। अगर ऑर्डर में चल रहे हैं ना सही तरीके से, जैसे ऐसा समझ लो आप, E1 E2 E3, मान लो E1 के बाद में E2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई होकर E3 चला जाएगा। सेम ऑर्डर में चल रहे हैं ना, E1 E2 आ रहा है तो E3 चला जाएगा। E2 के बाद में E3 आ रहा है तो E1 पहुंच जाएगा। E2 के बाद में E3 आया तो E1 पहुंच गया। सेम ऑर्डर में चल रहे हैं तब तो मिल जाएगा। जैसे मान लो E3 के बाद में मैंने इसमें ऐसे कर सकता हूँ, E3 क्रॉस E1, E3 क्रॉस E1, सेम ऑर्डर में चले तो E2 आ जाएगा, E2 के। लेकिन अगर मान लो कुछ सीक्वेंस बिगड़ गया मतलब जैसे मान लो आपका आ गया क्या आ गया, कुछ भी मान लो, जैसे चलो पहले इसका एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा अगर आई कैप क्रॉस जे कैप आ गया तो क्या आएगा, 1। अगर आई जे कैप क्रॉस के कैप आ गया तो क्या आएगा, सॉरी 1 नहीं, ये मैं क्या लिख दिया, ये आई कैप जे कैप आएगा तो के कैप आ जाएगा। यहाँ पे जे कैप के कैप आएगा तो आई कैप आ जाएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप आया तो क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से कहीं उल्टा हो रहा है तो वो साइन माइनस का हो जाता है। मगर जैसे मान लो E2 क्रॉस E1 आया तो वो माइनस E3 के बराबर होगा, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जैसे मान लो ये सेम का E1 क्रॉस E1, तो ये क्या होता है, 1 होता है, 1 नहीं होता, 0 होता है। सेम आएगा तो 1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से E2 कैप क्रॉस E2 कैप क्या होता है, 0 होता है। E3 कैप क्रॉस E3 कैप क्या होता है, 0 होता है। तो ये सब क्या होंगे, 0। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर दो, आई कैप क्रॉस आई कैप, साइन 0 आ जाता है ना, साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 आ गया। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, 0। के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये मिलके डॉट प्रोडक्ट हो गया था, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोल लो, सदिश गुणनफल। क्लियर, आगे चले। वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की। आयतन को कैसे लिखते हैं, इसमें हम लोग वो सारी चीजें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं जो पहले हमने एक जनरल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट की है। ठीक है, तो आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करें तो ये ऐसा आता है वॉल्यूम। हम लोगों का जो वॉल्यूम आता था वो ऐसा आता था, H1 du1, H2 du2, H3 du3, ऐसा होता था वॉल्यूम। अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो हम लोगों को पता है सिंस H1 1 है, H2 भी 1 है और H3 भी क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो तीनों का वैल्यू पुट करें तो वॉल्यूम जो आएगा, आयतन अल्पांश है एक्चुअल में, ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ये
वॉल्यूम एलिमेंट, आयतन अल्पांश बोल लो इसको, मतलब एक छोटे से आयतन अल्पांश, छोटे से वॉल्यूम को, छोटे से वॉल्यूम के एक पार्ट को कैसे लिखते हैं हम लोग। टोटल कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं बाद में, लेकिन छोटा सा पता चल गया तो फिर तो बाद में हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम एलिमेंट को, छोटे से वॉल्यूम को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तीनों का वैल्यू 1 कर देंगे तो ये du1 du2 और du3 हो जाता है। दूसरी चीज u1 को तो हम लोग x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं और इसको z लिखते हैं। ये हो जाता है कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, ऐसा ही तो लिखते हैं हम लोग। आयतन बचपन से जो आप पढ़ते आ रहे हो, आयतन को इस तरीके से तो लिखते थे वॉल्यूम को, तो इसका मतलब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे थे, जिसमें h1 h2 h3 के वैल्यूज 1 1 1 1 थे, है ना। समझ आया। एरिया की बात करता हूं, क्षेत्रफल। एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अंश अल्पांश कर देते हैं इसमें भी। एरिया एलिमेंट, एलिमेंट देखो कैसे। एरिया एलिमेंट की बात करें तो क्या है इसमें, ऐसा है कि मान लो कोई भी है, तो अगर एरिया है, हम लोग u1 और u2 तल में अगर कोई आ गया u1 u2 में, तो u1 u2 में हम लोग इस तरीके से लिख देते एरिया, dA बोल लो या ds बोल लो। ये होता था h1 du1 h2 du2। अगर कोई u1 u2 तल में है, u1 u2 प्लेन में है, तो उसका एरिया ऐसा होता था मैग्नीट्यूड, और उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो थर्ड डायरेक्शन होती थी। थर्ड का मतलब h1 h2 1 और 2 वाले काम में आ गए, तो इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो E3 कैप में होती थी। ऐसे होता था। ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी एरिया, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एरिया का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, उस तल के लंबवत बाहर की तरफ। एरिया के जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एरिया का डायरेक्शन, ऐसा है। तो इसमें मैं इसको dA1 बोल देता हूँ, dA1। तो इसमें देखो ये ऐसा आएगा, dA1 का मतलब हो गया h1 का वैल्यू 1, h2 का वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू 1। तो इसको मैं ऐसे, और u1 का क्या होता है x होता है, और u2 का क्या होता है y होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी थर्ड वाले, मतलब x y आ गए तो z की डायरेक्शन में, z मतलब k कैप की डायरेक्शन। ये हो गया इसका एरिया, चमका। सेम इसी तरीके से x कैप का हो गया, तो एक दूसरा प्लेन और होता है, एक y कैप वाला होता है, z कैप वाला होता है। अगर ये u1 u2 वाले तल का ऐसे हो गया, तो u1 और u3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, u2 और u3 का भी। तो एक दूसरा प्लेन और ले लेते हैं, उसको dA2 बोलते हैं हम लोग उसको। वो मान लो h2 और h3 में है, h2 में और h3 प्लेन में है, h2 में है, तो ये ऐसा आएगा मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो, इसमें क्या नहीं आया, 1 नहीं आया ना, तो इसकी डायरेक्शन आएगी 1 E1 कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है ना दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये आएगा 1 1 1 1 1, और इसका आ जाएगा dy इंटू dz, और ये E1 कैप मतलब I कैप, ये dA2। एक और ले लेते हैं फाइनली, dA3। अगर मान लो कि कोई जो प्लेन है वो है 1 और थर्ड में, मतलब u1 और u3 जो एक्सिस है उनके बीच में है, तो उनके बीच में है, तो ये ऐसा आएगा h1 du1 और h3 du3। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो 2 की डायरेक्शन में होगा, तो E2 कैप की डायरेक्शन में आएगा इसका। तो ये dA3 जो आएगा आपके पास में, ये मिलेगा आपको h1 h2 के वैल्यू 1 1 और du1 का वैल्यू dx, और इसका आएगा dz, और इसका मिल जाएगा j कैप। ठीक है, ये मिल गया आपका एरिया, ये क्षेत्रफल हो गया भैया, चमका। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले हमने जो जनरल फॉर्मूले थे u1 u2 u3 h1 h2 h3, इनकी टर्म्स में हमने सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए। अब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट किए कि अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कार्टेशियन में, तो हम लोगों को एरिया भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, लाप्लासियन, कर्ल, सब कुछ कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सेम प्रोसीजर अभी हम लोग स्पेरिकल के लिए भी अप्लाई करेंगे, स्पेरिकल के लिए फिर सिलेंड्रिकल के लिए। तो अपने को करना क्या होगा, अपने को करना होगा कि u1 u2 u3 इन तीनों के वैल्यू, और h1 h2 h3 इन तीनों के वैल्यू, ये चीजें मिल गई तो फिर फॉर्मूले में रख रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूले में रख देंगे फिर बात। तो अभी स्पेरिकल के लिए ये तीनों चीजें कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें रख देंगे, उसके लिए सब फॉर्मूले में रख देंगे। फिर सिलेंड्रिकल के लिए सेम चीज करेंगे।
ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से पूछ लिया जाता है, एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है, जैसे डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करो, डाइवर्जेंस का डेरिवेशन करो, व्हाट इज डाइवर्जेंस, और फिर बोल देता है कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में इसको कैलकुलेट करो। तो पहले तो डाइवर्जेंस का ये पूरा फॉर्मूला आपको कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर H1 H2 H3 इनके वैल्यू रख के फिर डायरेक्ट स्पेरिकल में कैलकुलेट कर दो। समझ आया? ठीक है, मैं क्वेश्चंस और दिखा दूंगा कि किस तरीके से आते हैं। वैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप भी देख सकते हो खुद, लेकिन ये है इस तरीके से आएगा। अभी स्पेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। क्लियर? ओके।